एक सुरम्य गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। यहाँ के खेत हरे भरे थे और वातावरण में गायों के रंभाने की मधुर ध्वनि गूंजा करती थी। इसी आनंदपुर गांव में एक गरीब पर अत्यंत परिश्रमी दुधिया गोपाल अपनी धर्मपरायण पत्नी यशोदा के साथ रहता था। गोपाल का जीवन एक सरल नियम पर चलता था। वो अपनी इकलौती गाय लक्ष्मी की सेवा एक संतान की तरह करता था। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले गोपाल उठ जाता, गाय के लिए ताज़ा चारा लाता, उसे प्यार से सहलाता और फिर पूरी स्वच्छता के साथ दूध निकालता। वो दूध को गांव और आसपास के कुछ घरों में बेचकर जो कुछ कमाता उससे उनका घर चलता था। यशोदा भी उसी की तरह शांत, मेहनती और विनम्र स्वभाव की स्त्री थी, जो हर काम में गोपाल का हाथ बटाती थी। लेकिन गोपाल की ठीक बराबर में ही मोहन नाम का एक और दूधिया रहता था, जिसका स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। मोहन आलसी, ईर्ष्यालु और कामचोर था। एक सुबह लगभग 8 बजे, जब पूरा गांव अपने अपने काम में लग चुका था, मोहन मजे से अपने नरम पलंग पर सोया हुआ था। तभी उसकी पत्नी राधा खींचते हुए कमरे में आई। अरे उठ भी जाओ, क्या आज सूरज को तुम पलंग पर से उठने की इजाजत दोगे? अब क्या पलंग तोड़कर ही उठोगे? अरे थोड़ा और सोने दो ना भाग्यवान, मेरी कौन सा ट्रेन छूटी जा रही है। ये कहकर उसने कंबल को और कसकर खींच लिया। अरे जरा बाहर निकलकर उस गोपाल को देखो, वो कितनी लगन से काम करता है, कैसे सुबह सवेरे से ही काम पर लग जाता है। उसने तो इतने सवेरे से ही गायों के लिए 2 टोकरी चारा भी ले आया और दूध बेचकर भी लौट आया होगा। और एक तुम हो जो दोपहर तक पलंग तोड़ते रहते हो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? अरे बस बस, उसकी ज्यादा तारीफ मत करो। उसकी मेहनत से कौन सा वो राजा बन गया। उठ रहा हूँ अब मैं। मोहन हड़बड़ाता हुआ अपने घर से बाहर निकला तो देखा गोपाल अपने आंगन में शांति से बैठा था और अपनी गाय लक्ष्मी का बचा हुआ दूध अपने बच्चों के लिए उबाल रहा था। अरे कितना सारा दूध निकाल लिया इसने। इसका इतना दूध तो बिकता भी नहीं है, फिर भी बेकार में सुबह उठते से ही काम में लग जाता है। बेवकूफ कहीं का, ये जानता नहीं कि आराम करने में कितना सुख है। गांव के प्रतिष्ठित सरपंच कुछ लोगों के साथ गोपाल के पास आते हैं। और बताओ गोपाल, क्या हाल है? एकदम ठीक हूँ सरपंच जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? आपके दर्शन तो दुर्लभ है। दरअसल अगले हफ्ते मेरे इकलौते बेटे का 21वां जन्मदिन है, तो मैं पूरे गांव वालों को, रिश्तेदारों और मित्रों को एक भव्य दावत दे रहा हूँ। दावत में मैं खास तौर पर शुद्ध पनीर की सब्जी बनवाऊंगा, जिसके लिए मुझे कम से कम 100 किलो पनीर की जरूरत होगी। ये सुनकर गोपाल के चेहरे पर आशा की एक नई चमक आई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मुझे इतना बड़ा और सम्मानजनक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को अगर मैं सफलतापूर्वक पूरा कर पाया तो शायद मेरी आर्थिक हालत ठीक हो जाए और मैं यशोदा के लिए एक नई साड़ी खरीद सकूं। गोपाल, तुम एक हफ्ते में इतना शुद्ध और लंबे समय तक चलने वाला 100 किलो पनीर तैयार कर दोगे ना? मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही पास के कोने में खड़ा मोहन तुरंत बीच में कूद पड़ा। अरे सरपंच जी, गोपाल को रहने दीजिए, वो इतना बड़ा काम नहीं संभाल पाएगा। देखिए, मैं आपको 80 किलो पनीर के दाम में 100 किलो पनीर दे दूंगा। बता रहा हूँ, वो भी इसी हफ्ते के अंदर अंदर। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मोहन, बात पैसों की नहीं है। गोपाल जो पनीर बनाता है वो गाय के शुद्ध दूध से बनता है, इसलिए वो स्वादिष्ट, शुद्ध और काफी दिनों तक खराब ना होने वाला होता है। दूसरी बात, गोपाल एक दिन में पूरी लगन से काफी पनीर भी तैयार कर देता है। और तुम्हारे बारे में तो पूरा गांव जानता है। तुम दोपहर में सोकर उठते हो, काम को टालते हो और उसके बाद भी आलस्य के साथ काम करते हो। तुम गुणवत्ता से समझौता करोगे, इसलिए एक हफ्ते में 100 किलो पनीर शुद्धता के साथ बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर मोहन का मुंह लटक गया। वो मुंह बनाता हुआ अपने घर में वापस घुस जाता है। घर के अंदर राधा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। करवा ली ना अपनी बेइज्जती। अगर तुम भी सुबह उठकर मेहनत करते, अपने काम में सच्चाई रखते, तो वो सरपंच पनीर का ऑर्डर तुम्हें ही देता और हमें बड़ी कमाई होती। लेकिन तुम्हें तो रोजाना दोपहर तक सोने की आदत है। अब सोते रहो आराम से और देखते रहो गोपाल को सफल होते हुए।
अपनी बीवी का ये तीखा ताना सुनकर मोहन गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो जानता था कि वो सच कह रही है। ये गांव महाराज विक्रमादित्य के राज्य का एक हिस्सा था। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार तेजस एक बलवान और उत्साही युवक था, लेकिन उसमें शिकार का एक शौक था जो कभी-कभी क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाता था। एक दिन राजकुमार तेजस की शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। वो अपने पिता से अनुमति लेकर 2 अनुभवी सैनिकों के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर तक जंगल में इधर-उधर भटकने के बाद भी उन्हें शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। अरे, आज क्या जंगल के सभी जानवरों को पता चल गया था कि हम जंगल में शिकार के लिए आ रहे हैं, तभी तो सारे जानवर कहीं छिप कर बैठ गए हैं। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ निराश होकर जंगल से बाहर जाने लगते हैं। तभी उनको पास में ही एक शांत तालाब के किनारे एक अत्यंत दुर्लभ और सुंदर हिरण का बच्चा घास खाते हुए दिखता है। राजकुमार की आंखों में शिकार की क्रूर चमक आ गई। वो बिना सोचे समझे एक सैनिक से भाला लेता है और पूरे वेग से हिरण के बच्चे की ओर फेंकता है। वो भाला जाकर सीधा हिरण के बच्चे के पेट में लगता है, जिससे हिरण का बच्चा घायल होकर दर्द से कराहने लगता है। हिरण के बच्चे की आवाज सुनकर उसकी माँ, एक मायावी हिरनी, तुरंत झाड़ियों से निकलकर वहाँ आ जाती है। ये कैसे हुआ मेरे बच्चे? ये भाला तुम्हें किसने मारा? राजकुमार, क्या ये तुमने किया है? क्या तुम एक राजा के पुत्र केवल अपने शौक के लिए इतनी क्रूरता कर सकते हो? नहीं नहीं, ये हमने नहीं किया। हम तो जंगल में सिर्फ भ्रमण के लिए आए थे। भ्रमण करने के बाद हम अपने महल की ओर लौट रहे थे, तभी हमारी नजर इस घायल पड़े हिरन की ओर गई। हमने देखा कि ये बच्चा दर्द से बिलख रहा था। हमें तो इसका दर्द देखकर दुख हो रहा है। राजकुमार के ऐसा बोलते ही पास के तालाब का पानी अचानक उबलने लगा और उसमें से एक गहरा धुआं उठने लगा। देखते ही देखते उस तालाब में से एक जलपरी प्रकट हुई। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इसके बाद जलपरी हिरनी को सब सच सच बता देती है, जिसके बाद हिरनी राजकुमार तेजस को श्राप दे देती है कि उनकी आंख की रोशनी चली जाए। उसके बाद राजकुमार के सैनिक उन्हें महल में ले जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद राजकुमार के पिताजी सैनिक की मदद से उस हिरनी के पास जाते हैं और अपने पुत्र की गलती की माफी मांगते हैं। बहुत आग्रह करने के बाद हिरनी राजकुमार के पिताजी से कहती है, आपका दर्द मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा दिए गए श्राप का तोड़ दे रही हूँ। इस श्राप का तोड़ ये है कि आपके गांव में एक ईमानदार दुधिया है। उसी की दूध पी लेने से आपके पुत्र की आंखें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद महल में गांव के सभी दुधिया को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि सभी दुधिया अपने अपने भैंस का दूध किसी गिलास में लेकर महल में आए। गांव के सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि इस गांव में जो ईमानदार है उसी के दूध से राजकुमार की आंखें ठीक हो सकती है। लालची मोहन चुपके से गोपाल की गाय से अपने मटके में दूध निकाल लेता है और दूसरे दिन महल में सभी दूधिया आते हैं और सभी की दूध को राजकुमार को पिलाया जाता है। बाद में मोहन की गिलास का दूध पिलाया जाता है, तब राजकुमार ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर राजकुमार की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तब राजकुमार के पिता उसी हिरनी के पास जाते हैं और हिरनी को सब कुछ बताते हैं। तब हिरनी कहती है कि जिसके दूध से आपके पुत्र ठीक हुए हैं वह उसके गाय का नहीं है बल्कि दूसरे के गाय का है, इसलिए ऐसे हुआ है। बाद में पता चलता है जिस दूध से राजकुमार के पुत्र की आंखें ठीक हुई वो ईमानदार गोपाल की गाय की दूध थी, जिसे लालची मोहन ने अपने मटके में चुराया था। इसलिए राजकुमार के पिता ने मोहन को दंड देने का निर्णय लिया, लेकिन ईमानदार गोपाल ने कहा कि राजकुमार के पिताजी से कहा कि मोहन को छोड़ दिया जाए और राजा मोहन को माफ कर देते हैं। गोपाल, तुम वास्तव में बहुत अच्छे और दयालु इंसान हो। हम तुम्हारी बात को काटेंगे नहीं। मोहन, हमने तुम्हें क्षमा किया। अब जाओ और ईमानदारी से जीवन जियो। यह सुनकर मोहन ने तुरंत गोपाल के आगे घुटने टेके, हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया और वादा किया कि वो अब से ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद गोपाल अपनी पत्नी यशोदा के साथ आराम से उस बड़े से घर में रहने लगा।
उसकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता का फल उसे देर से पर सही समय पर मिला।